हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे। तो अभी हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर, जो कि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट पे जो बिहार एस्टेट का एग्ज़ाम है, लैंग्वेज सॉरी इंग्लिश पेपर 1 का जो आपका जो ये ग्रामर पोर्शन है उसको हमने स्टार्ट किया है उनकी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि ग्रामर जो है इंग्लिश पेपर 1 का वो आप करवाइए। तो बस उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए इंग्लिश ग्रामर की जो ये सीक्वेंस लेके आए हैं। और सिर्फ ये जो इंग्लिश ग्रामर जो वीडियोस मेरी आ रही है या आने वाली हैं, वो बिहार एस्टेट के लिए नहीं, बीपीएससी या कोई भी केवीएस एग्ज़ाम हो, सीटेट इवन हो, सभी तरह के जो कॉम्पिटिटिव टीचिंग नॉन टीचिंग एग्ज़ाम है जहाँ ग्रामर पूछी जाती है, सभी के लिए हेल्पफुल है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में आपको पूरा सिलेबस अच्छे से बताया था। तो जो कुछ भी आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो बेसिक जानना आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और बेस क्या है? सेंटेंस, जो वाक्य जिसे आप हिंदी में जानते हैं, वो क्या होते हैं ये सभी को पता है। बहुत इजी। अब आपको लगेगा इतना इजी मैम टॉपिक क्यों करवा रही है, तो जी नहीं, सेंटेंस यानी सिर्फ वाक्य कह देने से नहीं होता है। क्या होता है, कितने टाइप होते हैं और उसके अंतर्गत उसके पार्ट क्या होते हैं, वो हम आज देखेंगे। तब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब बन जाने के बाद जब आप थोड़े से कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी कि हाँ, ये कौन सा क्वेश्चन है, किस तरह का ये सेंटेंस है, किस टाइप में है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो आज हम बहुत अच्छे से सेंटेंस को समझेंगे। सेंटेंस होता क्या है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं और कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, कहाँ कहाँ किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैं क्वालिफाइड हूँ एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर। मैंने कई सालों का मुझे टीचिंग में एक्सपीरियंस है। तो चलिए शुरू करते हैं, समय को बिना गंवाए। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का ये जो सेंटेंस, मतलब कि हिंदी में जिसे हम वाक्य कहते हैं, लेमन भाषा में अगर सेंटेंस की बात कही जाए तो जो वाक्य होता है, वाक्य हम जो बोलते हैं, जैसे हम बातचीत आपस में संप्रेषण करते हैं तो वाक्य के माध्यम से ही तो करते हैं ना। तो क्या होता है, सेंटेंस एक वाक्य है जिसका मीनिंग होता है, अपने आप में बिल्कुल अर्थपूर्ण होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप बोल रहे हैं जिसका मीनिंग नहीं निकल रहा है, जो आप कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, संप्रेषित नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से, वो वाक्य हो जाए। वाक्य हमेशा हमेशा ही एक कंप्लीट मीनिंग के साथ सेट ऑफ वर्ड होता है। तो वही चीज़ यहाँ कही गई है। क्या होता है सेंटेंस? सेंटेंस जो है वो आपका मीनिंगफुल सेट ऑफ वर्ड होता है। सेंटेंस इज अ कंप्लीट सेट ऑफ वर्ड दैट कन्वे मीनिंग। इसका अर्थ निकलेगा ही निकलेगा। बिना अर्थ वाले जो वर्ड्स के जो ग्रुप होते हैं, अगर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड यूजुअली कंटेनिंग वर्ब दैट एक्सप्रेस थॉट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, इंस्ट्रक्शन एंड एक्सक्लेमेशन। तो देखिए वाक्य क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। एक वाक्य, कंप्लीट वाक्य तब होता है जब उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। सब्जेक्ट और वर्ब जहाँ पे है, ऑब्जेक्ट तो होगा भी और ज़रूरत नहीं है तो अगर उसकी आवश्यकता नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा। बट सब्जेक्ट और वर्ब का होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक सेंटेंस में। जिस वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब है वो अपने आप में कंप्लीट सेंस बनाता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो आई ईट, मैं खाती हूँ। अब मैं कुछ भी खाती होंगी, खाना खाती होंगी, रोटी खाती होंगी, स्वीट डिशेस खाती होंगी, आइसक्रीम खाती होंगी, कुछ भी खाती होंगी, लेकिन अगर मैं कहती हूँ आई ईट, मैं खाती हूँ, अपने आप में कंप्लीट है। आप ये नहीं पूछेंगे आप क्या खाते हो। मैं बोलूँगी आई स्लीप, मैं सोती हूँ, ये अपने आप में कंप्लीट है। तो आई ईट बोले तो आई एक सब्जेक्ट है, ईट एक वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है, चाहे ऑब्जेक्ट लगे या ना लगे। अगर मैं आई स्लीप कहती हूँ तो अपने आप में कंप्लीट है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि आई स्लीप इन बेड, बेड यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं अगर आई स्लीप इन बेड, अगर ऑब्जेक्ट बेड का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि आई स्लीप, तो ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंस निकालता है। ठीक उसी तरह आई ईट, तो मैं खाती हूँ। तो ये सभी को, आप सभी को पता चल गया कि हाँ, खाना है तो कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं, अपने आप में कंप्लीट है। जहाँ एक वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल हुआ है वो कंप्लीट सेंस बनाता है, वो एक वाक्य है। ठीक है, तो यही कहा गया कि ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें
वर्ब होना ही है, सब्जेक्ट तो होगा ही, बिना सब्जेक्ट के तो आपका वाक्य शुरू होगा नहीं। तो कंप्लीट थॉट एक्सप्रेशन को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, अभिव्यक्त करता है, चाहे वो स्टेटमेंट में हो, क्वेश्चन में हो, इंस्ट्रक्शन या कमांड में हो, या एक्सक्लेमेशन में हो। ठीक है, तो यही उसके टाइप होते हैं सेंटेंस। आगे हम वही समझेंगे कि जो आप वाक्य कह रहे हो वो कौन से फॉर्म में है, कौन से टाइप में है। जैसे मैं अगर कहती हूँ, वाक्य क्या होता है, मुझे गाना पसंद है, मुझे ये करना पसंद नहीं है, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम ठीक से पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, ये सब सेंटेंस ही तो है ना। अब आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि मुझे गाना पसंद है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। मुझे गाना पसंद नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तुम सीटेट की पढ़ाई ठीक से क्यों नहीं करते हो, या तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, तो ये एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। अरे ऐसा कैसे हो गया, तो ये एक एक्सक्लेमेशन का सेंटेंस है ना। तो यही बात को हमें समझनी है। सेंटेंस तो है, ठीक है, सेंटेंस आप समझ गए कि ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और कंप्लीट सेंस बना रहा है, वो एक सेंटेंस है। लेकिन सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस बोला जा रहा है, ये भी तो आपको जानना ज़रूरी है। हो सकता है क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसा भी पूछ दे कि ये कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है, तो आपको बतानी पड़ेगी कि ये स्टेटमेंट है, इंस्ट्रक्शन है, एक्सक्लेमेशन है, क्वेश्चन है। तो वही हम पढ़ेंगे कि इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव, डिक्लेरेटिव, ये सब जो होता है वो टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं, और वो क्या होते हैं, कैसे आप उन्हें समझेंगे, यही पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि वाक्य क्या होता है, कौन सा ये सेंटेंस है, विच टाइप ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेंटेंस को हम अच्छे से पढ़ें। सिर्फ सेंटेंस आप जान रहे हैं वो काफ़ी नहीं है ना, उसके अंतर्गत जो टाइप आते हैं, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, वो भी आपको जानना ज़रूरी है। अच्छा, अब देखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेंटेंस जो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स तो हमें समझ में आ गया, वर्ड होंगे ही, एक से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल होगा। सिर्फ आई बोलूंगी तो सेंटेंस नहीं होगा, लेकिन आई ईट यानी 2 वर्ड हैं, तो वर्ड्स बोला गया है, तो ये कंप्लीट है। आई ईट आइसक्रीम, तो ये 3 वर्ड है, तो वर्ड्स होगा। फ्रेज होगा, फ्रेज क्यों, ये एक तरह से फ्रेज मानेंगे जो कि कंप्लीट सेंस बना रहा है। आई ईट है ना, आई ईट मैं खाती हूँ, तो ये कंप्लीट सेंस बना रहा है। क्लॉज, ठीक है, तो अब ये फ्रेज और क्लॉज क्या होता है, इसकी डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगी। यहाँ पे मैं ऊपरी तौर से आपको समझा रही हूँ। फ्रेज यानी कि 2 जब शब्द को मिलाएं या 3 शब्द मिलाएं, वो फ्रेजेस होते हैं। ठीक है, तो उसे हम फ्रेजेस कहते हैं। तो फ्रेजेस की मीनिंग निकलते भी हैं, नहीं भी। क्लॉज भी ठीक उसी तरह होता है। क्लॉज जो होता है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, जिसके कभी कभी क्या होते हैं, कंप्लीट सेंस निकलते हैं, कभी वो इनकम्प्लीट होता है, वो दूसरे मेन सेंटेंस पे डिपेंड होता है, दूसरे क्लॉज पे डिपेंड होता है। तो क्लॉजेस के भी अपने आप में क्या होते हैं, टाइप होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एडवर्बियल क्लॉज, नाउन क्लॉज, प्रीपोजिशनल क्लॉज है ना, और रिलेटिव क्लॉज, ये सब होते हैं। तो आपको वो उसकी डिटेल वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी, उसकी अलग क्लास लगेगी। ठीक है, अभी आप ये समझिए कि एक जो सेंटेंस है, वाक्य, उसमें वर्ड्स होते हैं, फ्रेज होते हैं, क्लॉजेस होते हैं, दैट हैव टू बी अरेंज सीक्वेंशियली इन ऑर्डर टू मेक सेंस। सीक्वेंशियली यानी कि जो उसका सीक्वेंस है, सीक्वेंस के मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी सीक्वेंस में आप करेंगे, तब वो कंप्लीट सेंस बनाएगा। अगर देखिए, आई लाइक टू ड्रिंक कॉफी, अगर इसको मैं ऐसा बोलूं, लाइक ड्रिंक आई कॉफी, तो क्या ये कंप्लीट सेंस निकल रहा है, क्योंकि हमने इसको सीक्वेंस में नहीं रखा, पहले सब्जेक्ट आना था, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, तब वो कंप्लीट सेंस बनाता। अब मैं इसको बोल रही हूँ कि ड्रिंक लाइक आई कॉफी, तो इसका तो सीक्वेंस बिगड़ गया ना। तो सीक्वेंस बिगड़ गया तो क्या आपको लग रहा है कि इसका कोई सेंस बनता है, नहीं बनता है। ठीक है, तो इसीलिए उसे सीक्वेंशियली हमें ऑर्डर में उसकी कंप्लीट सेंस बनाने के लिए रखना पड़ता है, इसीलिए स्ट्रक्चर या सिंटेक्स कहा जाता है लैंग्वेज में। ठीक है, वही आपके सेंटेंस को कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस देता है। एग्जाम्पल की अगर बात करूं, एक सेंटेंस ले लो, डेजी टीचेस इंग्लिश। एक सब्जेक्ट है डेजी, ठीक है, ये एक सब्जेक्ट हो गई। टीचेस यानी कि वर्ब है ये, ठीक है, इंग्लिश एक ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बना, कंप्लीट सेंस निकाल रहा है। कंप्लीट सेंस है कि डेजी इंग्लिश टीच करती है। अब इसी को अगर आप सीक्वेंस फॉर्म में नहीं रखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं रखेंगे, अगर आप पहले कर देंगे, वर्ब को पहले कर देंगे, ठीक है, वर्ब को पहले कर देंगे, टीचेस इंग्लिश डेजी,
तो क्या इसका कोई मीनिंग निकलता है? क्या समझ में आया? टीचर्स इंग्लिश डेजी, इसका हमने सीक्वेंस बिगाड़ दिया। सब्जेक्ट वर्ब नहीं करके हमने पहले वर्ब कर दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट कर दिया, उसके बाद सब्जेक्ट कर दिया। तो क्या ये सीक्वेंस से आपको समझ में आ रहा है? अगर मैं कह रही हूँ टीचर्स इंग्लिश डेजी, तो आपको कुछ समझ में आएगा? नहीं, अरे क्या बोल रही हैं मैम। तो क्योंकि सीक्वेंस जो है हमने उसको अरेंज नहीं किया है प्रॉपर ऑर्डर में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में, तो उसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। ठीक है, सिर्फ शब्दों को यूज नहीं करना है, शब्दों के साथ उसका जो सीक्वेंस है, उसका जो सिंटेक्स है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसको जब आप यूज करते हैं तब वो कंप्लीट सेंस निकालता है। इस तरह से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट होता है, मीनिंगफुल होता है। शी एक्सरसाइजेज एवरी मॉर्निंग, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, एक्सरसाइज वर्ब है, एवरी मॉर्निंग एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मॉर्निंग। ठीक है, अब यहाँ पे ये सीक्वेंस में है तो कंप्लीट सेंस निकल रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, शी एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, वो हर रोज क्या करती है? एक्सरसाइज करती है। अगर मैं इसका सीक्वेंस बिगाड़ दूं कि मॉर्निंग एक्सरसाइजेज एवरी शी, तो इसका कोई मीनिंग निकलेगा? नहीं निकलेगा। आई एम हैप्पी, ठीक है, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, कंप्लीट सेंस निकल रहा है। तो ये सेंटेंस की डेफिनेशन हो गई विथ एग्जाम्पल। ठीक है, जो कि एक कंप्लीट सेंस में उसको बनाने के लिए आपको सीक्वेंशियली अरेंज करना पड़ता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है। जो तो स्ट्रक्चर क्या होता है? एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा तो चलेगा, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, हैप्पी क्या है यहाँ पे? हैप्पी यहाँ पर एक वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सेंटेंस का जो पार्ट होता है वो हमें जानना जरूरी है। हमने सेंटेंस तो यहाँ पर समझ लिया सेंटेंस क्या होता है, लेकिन अब हम उसके पार्ट्स को भी जानेंगे। पार्ट्स जो होते हैं सेंटेंस के, दो होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो टर्म लिया गया है वो क्या है? सब्जेक्ट, द टर्म सब्जेक्ट रेफर टू द डूअर ऑफ द एक्शन इन अ सेंटेंस। सब्जेक्ट जो होता है आपका, जो डूअर होता है, जो एक्शन करता है सेंटेंस में। जैसे कि यहाँ पे अगर बोले डेजी, तो डेजी एक डूअर है। ठीक है, क्या कर रही है डेजी? टीचर्स इंग्लिश। कौन कर रही है? डेजी कर रही है, कुछ तो कर रही है, कोई कार्य हो रहा है, एक्शन हो रहा है उसके द्वारा। तो डेजी यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये डूअर है। तो जो सब्जेक्ट होता है ना, वो हमेशा डूअर होता है, जो एक्शन को करता है। जैसे डेजी क्या कर रही है? डेजी एक सब्जेक्ट है, वो डूअर भी है क्योंकि वो एक्शन करी, वो पढ़ा रही है। ठीक उसी तरह चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, या फिर नाउन फ्रेज क्यों ना हो। जैसे डेजी यहाँ पर एक नाउन है, शी एक प्रोनाउन है। ठीक है, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है ना। यहाँ पर एक आई बोल रहे हैं अगर, तो आई एम, तो ये फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। आई यहाँ पे नाउन है और फ्रेज हो गया, ये एम इस्तेमाल किया गया है क्योंकि दो वर्ड इस्तेमाल किया, आई एम। तो यही बात बोलना चाह रहा है कि या तो वो नाउन होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए, या नाउन फ्रेज होना चाहिए। जो डूअर होता है, जो भी एक्शन होता है सेंटेंस में, उसका डूअर होता है, वही सब्जेक्ट कहलाता है। अब प्रेडिकेट की बात की जाए तो प्रेडिकेट में एक वर्ब होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड होंगे लेकिन उसमें एक वर्ब होना ही है डेफिनेटली। दैट रिप्रेजेंट द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट जो है, जो डूअर है, उसका जो कार्य किया जा रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको बता रहा है, द रिसीवर ऑफ द एक्शन। और ये प्रेडिकेट जो होता है वो एक्शन को रिसीव करने वाला होता है, या अदर इन्फॉर्मेशन जो सब्जेक्ट के बारे में बताई जा रही। मतलब सब्जेक्ट जो भी एक्शन कर रहा है उसका रिसीवर है, वो उसका प्रेडिकेट होता है, चाहे वो टाइम और प्लेस की बात की जाए जब एक्शन होता है तो, एंड सो ऑन। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं ना, माई सन स्टार्टेड वॉकिंग टूडे। अब यहाँ पे माई सन, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? माई सन जो बोल रहे हैं ये सब्जेक्ट है, स्टार्टेड यानी कि एक वर्ब है। ठीक है, और वॉकिंग, स्टार्टेड वॉकिंग। ठीक है, यहाँ पर ये भी वर्ब का इस्तेमाल है, और टुडे है एक ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए, माई सन क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, क्या कर रहा है? जो सन है, मेरा जो सन है वो वॉकिंग कर रहा है, तो उसके द्वारा एक्शन हो रहा है। किसके द्वारा? सन के द्वारा। तो ये डूअर हो गया, एक्शन का डूअर हो गया, इसलिए ये सब्जेक्ट है। क्योंकि कौन सा एक्शन किसके द्वारा किया जा रहा है? ये जो वॉकिंग हो रही है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इसके द्वारा मतलब ये सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, इस सब्जेक्ट इस डूअर के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए ये प्रेडिकेट है। स्टार्टेड वॉकिंग टुडे क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे माय सन है क्योंकि ये एक्शन कर रहा है, डूअर है, और स्टार्टेड वॉकिंग टुडे क्या है? प्रेडिकेट है। और हमने यहाँ पे देखा कि इसमें एक वर्ब होता है, तो स्टार्टेड वॉकिंग, तो ये वर्ब है, वर्ब होना ही है उसमें कंपलसरी। ठीक है, और जो भी जिस टाइम और प्लेस को बता रहा है, वो कार्य करने के दौरान जो भी एक्शन हो रहा है उसे हम प्रेडिकेट हम
उस एक्शन को रिसीव कर रहा है, उसे हम प्रेडिकेट के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। ठीक है, जैसे कि अगर इस सेंटेंस को ले लो, डेजी टीचेस इंग्लिश। डेजी यहाँ पे क्या है, क्या है, सब्जेक्ट है, और टीचेस इंग्लिश क्या है, प्रेडिकेट है। क्योंकि देखिए प्रेडिकेट में एक वर्ब होना चाहिए, तो यहाँ पे टीचर्स एक वर्ब है और वो क्या कर रही है, पढ़ा रही है। तो एक्शन डेजी के द्वारा हो रहा है और एक्शन का रिसीवर ये टीचर्स इंग्लिश है। ठीक है, आ गया, क्लियर है समझ में आपको? और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ऐसी मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ तो आ रहा होगा। शी एक्सरसाइजेज एवरी मॉर्निंग, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, एक्सरसाइजेज एवरी मॉर्निंग प्रेडिकेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइज एक वर्ब है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ वो कंप्लीट हो रहा है। तो शी यहाँ पे सब्जेक्ट है और एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग प्रेडिकेट है। तो इस तरह से जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ में, वो हमने पढ़ा, देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के टाइप क्या क्या होते हैं? तो डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव। ठीक, एक सेंटेंस होता है सबसे पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस कभी कभी ना डिक्लेरेटिव की जगह ना असर्टिव बोल देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि असर्टिव सेंटेंस को ही डिक्लेरेटिव कहा जाता है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ही असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ अलग है असर्टिव में, डिक्लेरेटिव में, दोनों ही सेम है, नाम बदल दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे आपको असर्टिव पढ़ा दिया और एग्जाम में डिक्लेरेटिव पूछ लिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे ये हमने नहीं पढ़ा, या डिक्लेरेटिव हम यहाँ पे देख रहे हैं, असर्टिव पूछ दिया तो आपको नहीं मालूम है, तो आप कंफ्यूज ना कर जाए। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस दोनों ही सेम होते हैं। फिर होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फिर होता है एक्सक्लेमेटरी, फिर होता है इंपेरेटिव। तो एक एक करके समझेंगे क्या होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, जो कथात्मक होता है। कथन में जो होता है कोई भी जनरल बात जो कि पॉजिटिव होती है ना, या नेगेटिव होती है। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, उसे आप कहते हैं कथात्मक। कहने का मतलब जनरल स्टेटमेंट जो आप देते हैं। ठीक है, जैसे कि डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस मेक स्टेटमेंट। जो भी सेंटेंस वाक्य कथन को रिप्रेजेंट करता है वो आपका डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस होता है। पॉजिटिव भी होता है, ये नेगेटिव भी होता है। दे टेल अस समथिंग एंड दे टेल अस समथिंग, मतलब कथन है क्योंकि कुछ बात वो कह रहा है, बता रहा है, कथनात्मक है, इसीलिए दे टेल अस समथिंग एंड एंड विथ फुल स्टॉप, और हमेशा फुल स्टॉप से खत्म होता है। ठीक, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इसका स्ट्रक्चर होता है। एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट। देख लेते हैं एग्जांपल। आई लाइक रीडिंग, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, मुझे रीडिंग पसंद है। मैं बता रही हूँ आपको जनरल एक कथनात्मक वाक्य कह रही हूँ कि मुझे रीडिंग पसंद है ना। यू लाइक पेंटिंग, तुम्हें पेंटिंग पसंद है, तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि कथन एक कहा जा रहा है कि हाँ मुझे रीडिंग पसंद है, उसे पेंटिंग पसंद है। ठीक, तो इसमें एक सब्जेक्ट है लाइक, यहाँ लाइक रीडिंग यहाँ पे वर्ब हो गया, है ना, एक्शन हो रहा है, लाइक भी वर्ब है और रीडिंग भी वर्ब है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट होता भी है, नहीं भी होता, मैंने पहले भी बोला। ठीक है, अगर जरूरत पड़ती तो ऑब्जेक्ट रखा जाता है, नहीं है तो सब्जेक्ट और वर्ब काफी होते हैं। अब देखिए आप, तो यहाँ पे आप देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो आई डोंट वांट टू गो होम, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, मुझे घर जाने की इच्छा नहीं है या मैं घर जाना नहीं चाहता। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो यही बात है कि डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस की बात की जाए, कथनात्मक तो होता है, कथन एक कहा जाता है, स्टेटमेंट दिया जाता है, वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ देखेंगे, शी सॉ द डॉग ईट पॉपकॉर्न, उसने देखा कि डॉग क्या कर रहा है, पॉपकॉर्न खा रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। वहीं पे या नेगेटिव स्टेटमेंट की बात की जाए, नकारात्मक, तो डॉग डोंट यूजुअली ईट पॉपकॉर्न, डॉग क्या कर नहीं खाते हैं, पॉपकॉर्न नहीं खाते हैं यूजुअली, ज्यादातर, ऐसा बोल रहा है, नहीं। तो नहीं यहाँ पे बोला है डोंट, तो ये नकारात्मक सेंटेंस है, वाक्य है, और ये पॉजिटिव है तो सकारात्मक वाक्य है। द पॉपकॉर्न वॉज हॉट, जनरल स्टेटमेंट, सिंपल सेंटेंस है ना, एकदम जनरल जो बात कही जाती है वो कहा जा रहा है कि पॉपकॉर्न हॉट था, आई लाइक पॉपकॉर्न, मुझे पॉपकॉर्न पसंद है। और अगर वही नकारात्मक अगर नेगेटिव में लिया जाए तो आई डोंट लाइक पॉपकॉर्न, या फिर अगर इस सेंटेंस को नकारात्मक में लिया जाए तो द पॉपकॉर्न वॉज नॉट हॉट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस होते हैं, कथन को प्रस्तुत करते हैं, और पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेरोगेटिव।
इंटेरोगेटिव जो होते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। क्वेश्चन वाले जो वाक्य होते हैं ना, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जो WH से शुरू होता है, WH वाले वर्ड हैं, जैसे हु है, वेयर है, व्हेन है, व्हाट है, व्हाई है और हाउ है। ठीक है, हाउ तो W से नहीं शुरू होता है, बट क्वेश्चन है वो भी। ठीक है, तो प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं ना, उसे हम इंटेरोगेटिव कहते हैं। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है अपने सेंटेंस में। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ क्लॉज दैट इंट्रोड्यूस क्वेश्चन। क्वेश्चन होता है उसमें, वही बात कही गई है कि जो भी उसका जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, वो क्वेश्चन के फॉर्म में होता है। अ क्वेश्चन इज एसेंशियली एक्सप्रेस इन इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट। वही बात घूम फिर के इसमें कही गई है। क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं जो प्रश्नवाचक को दर्शाते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, WH वर्ड शुरू होते हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट, प्लस मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे हु, WH, ठीक है, हु WH वर्ड से शुरू हो रहे हैं। वेयर, WH वाले वर्ड हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। ये सब क्या है, WH वाले वर्ड जो कि क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन को बताते हैं। हु मतलब कौन, वेयर कहाँ, व्हाट क्या, व्हेन कब, व्हाई क्यों, हाउ कैसे। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा, जैसे कि व्हाट इज, हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट है ना, जैसे कि पॉपकॉर्न एक मेन सब्जेक्ट है, वर्ब है फ्लेवर, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक उसी तरह से हु हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब नहीं है जरूरत तो नहीं भी लगेगा। ठीक है, तो जहां जरूरत पड़ेगी सेंटेंस में उसमें हेल्पिंग वर्ब होगा, और जहां नहीं है जरूरत तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। इसको मैंने इसलिए स्पेशली स्पेसिफाई किया कि हेल्पिंग वर्ब ज्यादातर होते हैं। हु कुक्स फ्रेश, तो देखिए हु आपका जो है क्वेश्चन वर्ड है, कुक यानी कि आपका वर्ब है। ठीक है, फ्रेश पॉपकॉर्न सब्जेक्ट है, अराउंड हियर एक ऑब्जेक्ट है। हु कुक फ्रेश पॉपकॉर्न अराउंड हियर, कौन फ्रेश पॉपकॉर्न यहाँ पर बनाएगा, तो क्वेश्चन मार्क है कौन। वेयर कैन आई बाई फ्रेश पॉपकॉर्न, कहाँ से मैं फ्रेश पॉपकॉर्न खरीद सकता हूँ या खरीद सकती हूँ, है ना, ये भी क्वेश्चन मार्क है। व्हाट इज द बेस्ट फ्लेवर ऑफ पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न का बेस्ट फ्लेवर कौन सा है। व्हेन डू यू यूजुअली ईट पॉपकॉर्न, तुम कब ज्यादातर पॉपकॉर्न खाना पसंद करते हो या खाते हो। वाई डू यू लेट योर डॉग ईट पॉपकॉर्न, तुमने अपने डॉग को पॉपकॉर्न खाने क्यों दिया। हाउ इज दिस फूड, यह खाना कैसा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे सारे जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में है, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट में है। जो कथन है वो क्वेश्चन प्रश्नवाचक है, इसीलिए इसे हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चन इंटेरोगेटिव वाक्य कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे हम क्वेश्चन फॉर्म में देखते हैं। नेक्स्ट इंपेरेटिव, इंपेरेटिव यानी कि आदेशात्मक वाक्य होता है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इसमें क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़े से समझने हैं। इंपेरेटिव जो होता है आदेशात्मक वाक्य होता है, इंस्ट्रक्शन या आदेश दिया जाता है, जिसे हम इंस्ट्रक्शन, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट के नाम से जानते हैं। ये जो इंस्ट्रक्शन डबल रिपीट हुआ, इसकी जगह आप डिजायर या विश जो होती है उसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि विश या डिजायर को भी एक्सप्रेस करते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस इज ऑफन यूज्ड टू गिव ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन देता है, कमांड देता है, रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर विश या फिर डिजायर को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, विश हो या डिजायर हो, इच्छा हो, उसको प्रस्तुत करता है। अ पीस ऑफ एडवाइस, एडवाइस कभी कभी एडवाइस भी दिया जाता है कि यू मस्ट गो स्कूल रेगुलरली, तो ये एक एडवाइस हो गया, तो ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, यू मस्ट गो स्कूल रेगुलरली। तो ये एडवाइस यहाँ पे दिया जा रहा है, तो इंपेरेटिव है। कैन बी ऑल एक्सप्रेस्ड इन एन इंपेरेटिव सेंटेंस, मतलब कि क्या क्या होते हैं बेसिकली, ऑर्डर, कमांड, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट, विश, डिजायर या एडवाइस। इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। ठीक है, अ कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन और अ पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, यहाँ पे विश लिखना मैं भूल गई हूँ, विश या डिजायर, ठीक है, वो भी आता है उसमें, हमेशा याद रखेंगे। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एन इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है आदेशात्मक वाक्य होता है, उसमें आपका कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन, डिजायर या फिर एडवाइस उसमें होता है। स्ट्रक्चर इसका होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि देखो रिक्वेस्ट वाली एक ये जो सेंटेंस है शुरू वाला, प्लीज पास मी द सॉल्ट, प्लीज बोल रहा है, तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो ये जो सेंटेंस है वो क्या है, ये रिक्वेस्ट को बता रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज पास मी द सॉल्ट, प्लीज मुझे ये सॉल्ट पास कर दो। ठीक है, फीड द डॉग वंस पर डे, तो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि फीड द डॉग वंस पर डे, हर दिन में एक बार उसे खिलाना है डॉग को। किसे, डॉग को
हर दिन एक बार खिलाना है, ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा, ठीक है। डॉक्टर के द्वारा या किसी भी के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि प्रतिदिन आपको डॉग को एक बार खिलाना जरूरी है। प्लीज डोंट गिव द डॉग पॉपकॉर्न। अब देखिए, मैंने जैसे कि कहा था कि इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव। यहाँ पे हमने देखा था प्लीज पास मी द सॉल्ट, रिक्वेस्ट है लेकिन पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब वहीं पे रिक्वेस्ट में जो सेंटेंस है वो डोंट लग गया तो नेगेटिव हो गया। प्लीज डोंट गिव द डॉग पॉपकॉर्न, प्लीज डॉग को पॉपकॉर्न मत दो, तो रिक्वेस्ट कर रहा है लेकिन ये नेगेटिव है, रिक्वेस्ट है लेकिन नेगेटिव है। ठीक उसी तरह से जितने भी सेंटेंस हैं इंस्ट्रक्शन वाले, जैसे कि फीड द डॉग वंस पर डे, तो ये नेगेटिव में अगर कहते तो डू नॉट फीड द डॉग वंस पर डे, है ना, या डोंट फीड द डॉग वंस पर डे, ये भी हो सकता था नेगेटिव में। तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक उसी तरह से शट द डोर, कमांड दे रहा है या ऑर्डर दे रहा है कि डोर को शट करो, है ना, तो ये कमांड है ना, शट द डोर, डोर को बंद करो, कमांड दे रहा है या ऑर्डर दे रहा है। इसको हम, ये तो पॉजिटिव में है, नेगेटिव में करना है तो डोंट शट द डोर, ये बोल सकते हैं, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। आई विश आई वर यू, मैं ऐसी इच्छा करती हूँ कि काश मैं तुम्हारी जगह होती, तो ये विश या डिजायर को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। अगर यही नेगेटिव, ये पॉजिटिव में है, अगर नेगेटिव की बात की जाती तो आई विश आई वर नॉट यू, ये हो सकता था, ठीक है। वहीं अगर हम एक हमारा बच गया जो एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस दिया जाता है, तो यू मस्ट गो स्कूल रेगुलरली, पॉजिटिव में है, यू मस्ट नॉट गो देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, तो ये नेगेटिव में आ जाता है। तो इस तरह से इंपेरेटिव है, उसमें आपके क्या क्या आ जाते हैं, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन, डिजायर या विश या फिर एडवाइस, वो पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, ठीक है। ये सारे जो आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंस है ना, आपको हेल्प करेंगे टेंस, नरेशन और आपका जो स्पीच और नरेशन पढ़ेंगे उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट है आज का, एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह ये होता है ना, एक्सक्लामेटरी साइन ये होता है। तो एक्सक्लामेटरी बोलने से समझ में आ रहा है विस्मयादि बोधक वाक्य जो होता है, एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन। स्ट्रॉन्ग जो इमोशन होता है, चाहे दुख हो, खुशी हो, सरप्राइज हो या वंडर हो आप, ठीक है, या बहुत ज़्यादा आपकी खुशी को आप जाहिर कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग इमोशन, आपका जो स्ट्रॉन्ग जो भाव है उसे प्रस्तुत करता है, एक्सप्रेस करता है। इट डिस्प्ले इंटेंस फीलिंग, इंटेंस यानी कि गहरा जो फीलिंग होता है, गहरी, चाहे आपका गहरा दुख हो, गहरी खुशी हो, या बहुत ज़्यादा शौक में हो, गहरे शौक में हो, कोई भी चीज़ जो आपकी जो भावना होती है बहुत ज़्यादा गहरी है, उसको व्यक्त करता है, आपके इमोशन को व्यक्त, आपके भाव को व्यक्त करता है, वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहा जाता है, विस्मयादि बोधक वाक्य जिसे हम कहते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आर ऑफन यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन। ये बात तो हमने पहले भी देख लिया कि ज़्यादातर एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस है वो स्ट्रॉन्ग इमोशन को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, सच एज एंगर, गुस्सा, जॉय, खुशी, सरप्राइज, ठीक है, या फिर दुख भी हो सकता है, ग्रिफ, है ना, एक और है आप लिख लेना यहाँ पर, ग्रिफ, ठीक है, यानी दुख। अब देख लेते हैं सेंटेंस के जो एग्जाम्पल्स हैं। वाओ दैट इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब इससे आप एक्सक्लामेटरी साइन है यहाँ पर इस सेंटेंस में, क्योंकि विस्मयादि बोधक जो चिन्ह के साथ उसको एक्सप्रेस किया जाता है उसके वर्ड भी वैसे ही होते हैं, जैसे वाओ, वाओ के बाद एक्सक्लामेटरी, तो आप समझ जाइए कि एक्सक्लामेशन है ये, ठीक है। वाओ जो है एक्सप्रेस कर रहा है दिस इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, यह ड्रेस कितनी खूबसूरत है, वाओ, ऐसा आप बोलते हैं तो आप खुश हैं, किसी चीज को देख के आप काफी खुश हैं या सरप्राइज हैं, है ना, खुश भी हो सकते हैं, सरप्राइज भी हो सकते हैं। तो ये आपका विस्मयादि बोधक वाक्य है जो कि विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है, यानी कि एक्सक्लामेटरी जो साइन है उसके साथ कोई सेंटेंस आता है वो आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट देख लेते, ओ दैट इज सैड, ओ ये तो दुख की बात है, बड़े दुख की बात है, तो यहाँ पे क्या मतलब प्रस्तुत किया जा रहा है, ग्रिफ, मतलब दुख को, जैसे कि कोई दुखी वाली बात उसने सुन ली तो ओ ये तो काफी दुख की बात है ना, तो दुख या शोक को व्यक्त कर रहा है, इसमें भी एक्सक्लामेटरी साइन है, तो ये क्या दिखा रहा है कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हुर्रे वी वॉन, वाओ, जैसे बोलते हैं ना, हुर्रे वी वॉन, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जब हम जीतते हैं जॉय होता है हमारे अंदर, हुर्रे वी वॉन, ठीक है। जैसे कि हमारा ये वर्ल्ड कप लगातार जब जीत रहा था तो हुर्रे वी वॉन, है ना, और जब हार गया तो काफ़ी दुख था हमें। तो ये सब, ये जो स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग होती है, स्ट्रॉन्ग इमोशन जो होती है, जो सेंटेंस में एक्सप्रेस किया जाता है, वो विस्मयादि बोधक वाक्य होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, ठीक है।
यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये एक्सक्लेमेटरी साइन है और जॉय को एक्सप्रेस कर रहा है। अब यहाँ पे सरप्राइज, हाउ वंडरफुल शी इज, कितनी खूबसूरत है ये, है ना। तो सरप्राइजिंगली मतलब डिजायर को बता रहा है, किसी चीज को आप देख के खुश हो जाते हैं। जैसे कि आप कोई बगीचे में गए और बहुत प्यारे प्यारे फूल देखे, तो आप बोलेंगे हाउ वंडरफुल दिस फ्लावर आर, तो उसमें आपका एक्सक्लामेटरी साइन होगा, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आप सरप्राइज है, वंडर है या आपकी खुशी है, उसको जाहिर की जा रही है। तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। व्हाट अ ग्रेट सिंगर शी इज, तो आप बोलते हैं ना वाओ व्हाट अ ग्रेट सिंगर शी इज, व्हाट अ ग्रेट सिंगर शी इज बोल रहे हैं यहाँ पर। कहने का मतलब है कि कितना अच्छा गाती है, कितनी अच्छी गायिका है ये। तो आप अपने मतलब सरप्राइज या वंडर वाली फीलिंग को बता रहे हैं ना, आप देख के खुश हुए, पहले सरप्राइज हुए फिर खुश हुए, तो दोनों मिक्स्ड फीलिंग है यहाँ पर, तो स्ट्रॉन्ग इमोशन को शो कर रहा है, इसीलिए ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से हमने टाइप ऑफ सेंटेंस देखा, है ना। डिक्लेरेटिव जो असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, जो कथनात्मक वाक्य होते हैं, इंटेरोगेटिव जो प्रश्नवाचक होते हैं, एक्सक्लामेटरी जो विस्मयादि बोधक होते हैं, और इंपेरेटिव जो होते हैं आपका आदेशात्मक होता है, जिसके अंतर्गत कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन, एडवाइस या फिर डिजायर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंस खत्म हुए। हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के जो दो पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जिससे सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के अंतर्गत वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जो डूअर होता है, एक्शन होता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है। तो हमने ये देखा कि सेंटेंस होता क्या है, मीनिंगफुल जो सेंस निकालता है, जो वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज से बना हुआ होता है, सीक्वेंस या सिंटेक्स को ग्रामर का फॉलो करता है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए, ये नहीं कि ऑब्जेक्ट कर दिया बीच में उसके बाद सब्जेक्ट कर दिया फिर वर्ब कर दिया, ऐसा मीनिंगफुल उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सब देख लिया। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लॉज के बारे में, जो कि उसके अंतर्गत सेंटेंस के अंतर्गत क्लॉज आते हैं। क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, और कितने टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं। तो बेसिकली हमारे सेंटेंस तीन या चार टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक होता है कंपाउंड सेंटेंस, और एक होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये चार सेंटेंस होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। पहले क्लॉज को जानेंगे, क्लॉज क्या होता है, उसके बाद हम सेंटेंस का जो टाइप वो होता है, कितने टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं वो हम देखेंगे। इस तरह से हम धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती जाएगी। इसके बाद हम टेंस वगैरह स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप टेंस वगैरह स्टार्ट करें उससे पहले आपको सेंटेंस को ही बहुत अच्छे से समझना है। सेंटेंस अपने आप में थोड़ा सा वास्ट है, उसे आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी। ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर टीचिंग नॉन टीचिंग एग्जाम जो आप दे रहे होंगे उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। तो मैं ऐसी आशा करती हूँ कि जो आज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है और मैं लिटरली इतना रिक्वेस्ट किया आप लोगों ने, तो मैं थोड़ा सा अपना टाइम दे के मैं कर पा रही हूँ। मेरे लिए थोड़ा सा कोशिश वो टाइम निकालने थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन स्टिल मैं कोशिश करके आपके लिए ये काम कर रही हूँ कि आपकी काफ़ी हेल्प हो जाए, इसकी वजह से ग्रामर वगैरह में आप अच्छा कर पाएँ। तो ठीक है, फिर पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।